हिमाचल की सियासत हमेशा से दो चक्कियों के बीच में पिसती चली हुई आ रही है और ये दोनों चक्कियां हैं बीजेपी और कांग्रेस की। लेकिन मौजूदा दौर में जो हालात है वो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि जो साल 2027 का चुनाव है, अगर उसमें ये कहा जाए कि सत्ता परिवर्तन जिस तरह का रिवाज है कि 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, तो इसके आसार हाल फिलहाल तो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मैंने चक्कियों की बात की थी और इन्हीं चक्कियों की बात करें तो सबसे पहले जिक्र करना जरूरी हो जाएगा हिमाचल कांग्रेस का, जो कि सत्ता में बैठी हुई है। और कांग्रेस के हालात मौजूदा दौर में ये हैं कि ये अगर बीजेपी की चक्की के साथ रगड़ खा रही है तो साथ में जो सत्ता है और कांग्रेस का जो संगठन है, इसकी दोनों चक्कियों के बीच में भी कांग्रेस पिसती हुई बराबर नजर आ रही है। जबकि बीजेपी की बात करें तो ये संगठन पर कब्जे के लिए जो रार छिड़ी हुई है उसकी खार से बीजेपी अछूती है, ये भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि 2027 में होगा क्या। जिस तर्ज पर हालिया दौर में सियासत नाच रही है तो जरूरी हो जाता है कि उसी तर्ज पर उन हालात को भी परखा जाए, उसी कसौटी पर कसा जाए इन हालात को, जो कसौटियां खुद बीजेपी और कांग्रेस ने बनाई हुई हैं। इस मुहिम के तहत सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी जिला की, जो बीते 2022 के जो चुनाव थे विधानसभा में, उसमें जो सियासत की मंडी सजी थी उसमें बीजेपी मंडी जो जिला है उसमें पूरी तरह से दहकी हुई नजर आई थी। और उस दहक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी की महक कायम रही थी और सिर्फ धर्मपुर में बीजेपी के साथ अधर्म हुआ था। सियासत की मंडी में बीजेपी का जो दाम था वो बहुत ऊंचा था और एक तरह से कहें कि कांग्रेस यहाँ पर बेदाम होकर रह गई थी तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन ये जो 1-9 का आंकड़ा था कि 10 में से 9 सीटें बीजेपी के पास और 10 में से 1 सीट कांग्रेस को हासिल हुई थी, तो इन्हीं जो बिंदु हैं इनके ऊपर जो मंडी जिला की सियासत है वो घूमती हुई नजर आती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के 9 विधायक 2022 में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और यही वजह है कि अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या बीजेपी आगामी 2027 के चुनावों में इन 9 सीटों पर एक भी टिकट बदल पाएगी। और दूसरी तरफ यही सवाल कांग्रेस के खाते में भी आता है, क्योंकि 9 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई थी और ज़्यादातर सीटों पर जो कांग्रेस के खिलाड़ी थे वो ढेर हो गए थे और उनके ढेर होने का जो सिलसिला था वो कोई 2022 के चुनाव नहीं थे, उसके पहले जो चुनाव हुए थे उनमें भी कांग्रेस की पीठ यहाँ पर लगती हुई चली आ रही थी। तो ऐसे में सवाल उठता भी है और सवाल लाजमी भी हो जाता है कि क्या कांग्रेस यहाँ पर टिकटें बदलेगी। हाल फिलहाल अगर बीजेपी की बात करें तो 9 की 9 सीटों पर बीजेपी टिकट बदलने के हालात में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इतने कद्दावर नेता यहाँ पर पैदा हो चुके हैं कि उन्हें 2027 के चुनावों में हटाना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि आसान कांग्रेस को इन सीटों पर कैंडिडेट बदलने में सहूलियत रहेगी। इसी मुहिम के तहत सबसे पहले बात करते हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर आजाद से स्विच हुए बीजेपी में प्रकाश राणा विधायक हैं और जो जोगिंद्रनगर सीट है ये अपने आप में एक बहुत आकर्षण रखती है। वजह यही है कि यहाँ पर किसी दौर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के समधी ठाकुर गुलाब सिंह रहे हैं बीजेपी से, और कांग्रेस के खाते से उन्हीं के भतीजे सुरेंद्र ठाकुर भी मैदान में रहे हैं और ठाकुर गुलाब सिंह हाशिए पर हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सुरेंद्र ठाकुर लगातार हार की वजह से अपना वजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ही एक तरह से कहें कि खतरे में डाल चुके हैं। बीजेपी ने अपना नुकसान भी उठाया है कि जो कांग्रेस से आए या आज़ाद विधायकों को शामिल किया था बीजेपी में, उसका जो ताज़ा उदाहरण है वो बीते
जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा में उसमें दिख चुका है। लेकिन अगर जोगेंद्रनगर की बात करें तो प्रकाश राणा का जो प्रकाश है उससे हाल फिलहाल तो यहाँ पर तय नहीं लगता कि प्रकाश राणा की टिकट के साथ कोई छेड़खानी होगी। और ये भी कहा जा सकता है कि जो माहौल अभी तक कांग्रेस की कार्यप्रणाली की वजह से बना हुआ है तो यहाँ पर सुरेंद्र ठाकुर भी खतरे में है और दूसरी तरफ गुलाब सिंह ठाकुर के जो अरमान है वो भी ठंडे बस्ते में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रकाश राणा की जो प्रकाश है सियासत का उससे हाल फिलहाल तो तमाम जो विरोधी हैं उनकी आंखें चुधियाई हुई ही नजर आ रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम जोगेंद्रनगर में बीजेपी का जो आला कमान है या फिर जो प्रदेश के नेता हैं वो टिकट बदलने से तो रहे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को जो सुरेंद्र ठाकुर हैं उनकी टिकट बदलने में कोई ज़्यादा मुश्किल होती हुई नजर नहीं आएगी। यानी ये कहा जाए कि प्रकाश राणा के सामने एक नया चेहरा कांग्रेस यहाँ पर नई उम्मीद के साथ सामने उतार सकती है। अब इससे साथ लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है द्रंग, और दरंग में जो सियासी सोच का अधरंग होता है या फिर जो सियासी कमजोरी की वजह से अधरंग होता है उसमें बीजेपी और कांग्रेस बराबर की उस अधरंग में हिस्सेदार नजर आती है। क्योंकि ठाकुर कौल सिंह जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो लगातार 2017 के बाद यहाँ पर चुनाव हारते हुए चले आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर पुराना रसूख काम ना किया तो यहाँ पर बीजेपी को सेफ पैसेज मिलता हुआ नजर आता है कांग्रेस के खाते से। लेकिन यहाँ पर इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर जवाहर ठाकुर भी हैं, और वो हाल फिलहाल जब थोड़ी सी छन छन कर कहते हैं ना कि जो खबरें आती हैं वो ये बता रही हैं कि वो बीजेपी से थोड़ा सा उनकी तबीयत भी नासाज है और उनका जो रवैया है वो भी नाराजगी वाला है। तो ऐसे में द्रंग के भीतर भी अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस के पास एक नया चेहरा लाने के आसार हैं, बीजेपी को चुनौती देने के आसार हैं, तो गलत नहीं किया जा सकता। क्योंकि पूरे मंडी जिला में 10 की 10 सीटों पर हाल ही में कांग्रेस की बस हो गई थी। तो ऐसे में इस बस होने के बाद अगर कांग्रेस कोई नया चेहरा निकालती है तो एक बहुत बड़ा जो अंतर है या फिर ये कहें कि एक बहुत बड़ा भेद जो है वो द्रंग में पैदा कर सकती है, जबकि बीजेपी के खाते से इसके आसार यानी टिकट बदलने के आसार कम नजर आते हैं। इसके आगे आता है मंडी सदर। मंडी सदर के अंदर जो गदर था वो सही मायनों में देखा जाए तो बीजेपी के अंदर रहा और अभी तक चल रहा है। क्योंकि जब तक पंडित सुखराम थे तब तक मंडी में कांग्रेस के जो दाम थे वो बहुत एक तरह से कहें कि सातवें आसमान को छूते थे, और बीजेपी यहाँ पर हमेशा या अक्सर धूल चाटती हुई नजर आती थी। लेकिन वक्त बदला, पंडित सुखराम पहले अलग पार्टी बनाई, फिर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ खड़े हुए और उसके बाद अनिल शर्मा जो उनके बेटे हैं वो बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए। लेकिन बीते चुनावों की बात करें तो एक बार फिर अनिल शर्मा जो थे उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते भी। लेकिन इसी बीच पे बीजेपी के ही एक पुराने, अगर ये कहें कि टिकट दानवीर प्रवीण शर्मा भी चुनाव में उतरे। क्योंकि एक साल 2007 में प्रवीण शर्मा को टिकट मिल चुकी थी, लेकिन उस वक्त भी उधारू व्यवस्था के तहत डीडी ठाकुर को बीजेपी का टिकट दे दिया गया था, और जो टिकट प्रवीण शर्मा के हाथों में था तो इन्हीं प्रवीण शर्मा ने वो वापस दे दिया था कि जो पार्टी के आदेश है वो सर माथे। लेकिन बीजेपी ने प्रवीण को सर माथे लगाना तो दूर की बात, अपने आसपास भी फटकने नहीं दिया था। यानी यहाँ पर मंडी सदर के अंदर बीजेपी की जो भी ताकत है वो ब्राह्मण लॉबी रही, पंडित सुखराम फैमिली रही, और जो बीजेपी फैमिली थी वो यहाँ पर दरबदर होकर रह गई। अगर सदर के भीतर ही बात करें तो फिर चंपा ठाकुर यहाँ पर आई और परिवारवाद के ठप्पे के चलते वो यहाँ पर पिछड़ी हुई साबित हो गई। यानी जिस तरह से ठाकुर कौल सिंह की बात हो रही है उसी तरह के तराजू में बैठी हुई चंपा ठाकुर भी नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस को टिकट बदलने की नौबत आई, और जिस तरह से यहाँ पर यह भी जिक्र करना जरूरी रहेगा कि अनिल शर्मा के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संबंध हैं वो भी
आने वाले जो 2027 के चुनाव हैं उसमें बहुत मायने रखेंगे। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंडित सुखराम जब अपने सियासत के चरम पर थे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके सबसे बड़े सिपा सलार जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में रहे थे। अब यहाँ पर ये तो तय है कि अगर अनिल शर्मा नहीं आते हैं कांग्रेस में तो वो बीजेपी की टिकट पर ही लड़ेंगे, यानी बीजेपी यहाँ पर भी टिकट बदलने की कभी सोच ही नहीं सकती। जबकि परवीन की बात करें तो परवीन एक संगठन के खिलाड़ी है और कांग्रेस की नज़र गाहे बगाहे उनकी तरफ घूमती रहती है। यानी ये कहा जाए कि मंडी सदर के भीतर जो गदर है वो बहुत लंबा चलेगा। अब बारी आती है बल विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ पर लगातार प्रकाश चौधरी की वजह से कांग्रेस के बल निकलते हुए नजर आ चुके हैं। यानी यहाँ पर भी अगर कांग्रेस टिकट बदलना चाहे तो उसके लिए रास्ता साफ है, या ये कहें कि बहुत सारी अड़चनें यहाँ पर नहीं है। जबकि बीजेपी के खाते से यहाँ पर इंदर सिंह गांधी है और इंदर का जो कद है, या ये कहें कि जो उनकी सक्रियता है बीजेपी के अंदर, वो ये साबित करती है कि उनकी टिकट को बदलना भी ठीक उसी तरह से होगा जिस तरह से देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन पर कब्जा जमाना मुश्किल होता था। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी के लिए एक चैलेंज नजर आने शुरू हो चुका है, और वो चैलेंज है BR कौशल, जो कि RSS की भूमिका से हैं और एक अच्छा खासा रसूख भी रखते हैं और एक चुनौती भी माने जा रहे हैं कि 2027 में अगर कुछ हुआ तो BR कौशल भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं। जबकि कांग्रेस के पास रास्ता यहाँ पर खुला है, यानी संभावनाएं जो 2022 के चुनाव में बल में खत्म हो चुकी थी, उन संभावनाओं को नए तरीके से तलाशने की तमाम वजहें जो है वो कांग्रेस के पास मौजूद रहेंगी। अब इसके साथ अगला विधानसभा क्षेत्र है सुंदरनगर, और सुंदरनगर में राकेश जम्वाल लगातार विधायक बनते जा रहे हैं और उनकी टिकट को काटना भी असंभव रहेगा। यानी राकेश जम्वाल अपने इस सियासी सफर को जारी रखेंगे। जबकि कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर सोहनलाल ठाकुर पिछड़ चुके हैं, हार चुके हैं, और अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर रूप सिंह ठाकुर हाशिए पर हैं। यानी बीजेपी के लिए चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसके भीतर, क्योंकि रूप सिंह ठाकुर को भी साइड लाइन लगाने में बीजेपी ने आज नहीं कई सालों से कोई कमी यहाँ पर नहीं रखी हुई है। और कांग्रेस के पास नए चेहरे के साथ साथ ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जो बीजेपी के भीतर के हालात हैं, या फिर ये कहें कि जिस तरह से हाशिए पर भेजे गए भाजपाई नेताओं की जमात है, वो इनके लिए एक चुनौती हो सकती है और कांग्रेस के लिए मददगार। अब अगला नाम आता है सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ पर बीजेपी बराबर घिरी हुई है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी भी वजह है, और कांग्रेस क्यों आजाद एक तरह से विचरती हुई नजर आती है, इसकी भी वजह है। बीजेपी ने पिछली बार यहाँ से कर्नल इंदर सिंह का टिकट काट दिया था और दिलीप ठाकुर को दिया था। दिलीप ठाकुर जीत भी गए। नेतृत्व का चैलेंज तो यहाँ पर बराबर बना हुआ है। सरकाघाट में जो सरकारी घराट होता है उसका अगर ये कहें कि उसको पीसने का जिम्मा किसके पास रहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है जो 2027 में बना रहेगा। इसकी भी एक वजह है क्योंकि यहाँ पर वीरभद्र सिंह कैंप के अगर कांग्रेस के खाते से बात करें तो यदुपति ठाकुर भी एक उम्मीदवार हैं और नया चेहरा यहाँ पर साबित हो सकते हैं सोहनलाल ठाकुर के फेलियर की वजह से। और इसी वजह से यदुपति को भी हल्का नहीं आंका जा सकता। और इसके साथ ही एक मनीष शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगभग 8-10 हज़ार के करीब जो वोट हैं वो पिछली मर्तबा ले गए थे। यानी सरकाघाट का जो घराट है वो बड़ा बारीक पीसेगा। और इसमें क्या बीजेपी पिसती है या फिर कांग्रेस पिसती है, या इन दोनों की लड़ाई के बीच में से कोई नया जो सियासी आटा है वो सामने आएगा, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। अब बात आती है सराज की। सराज यानी वो विधानसभा क्षेत्र जहां से बीजेपी के कार्यकाल में सत्ता काल में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर, और
यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर बीजेपी का कोई दूसरा धड़ा है ही नहीं और कांग्रेस में धड़ों की जमात है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते से अगर देखा जाए तो चेतराम, उनके अलावा जगदीश रेड्डी भी रेस में है, लेकिन यहाँ पर तीसरा चेहरा भी सामने आ चुका है और वो है विजयपाल। विजयपाल अब सरकार में हिस्सेदार है और जिस तरह की उनकी एक कार्यशैली है उसकी वजह से वो अपना अलग सा एक आकार बनाते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खासम खास लोगों में भी जाने जाते हैं। और जिस तरह से चेतराम ठाकुर और रेड्डी साहब के बीच में जंग चली हुई है तो इस जंग का फायदा अगर विजयपाल को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जंजैली वैली में रेड्डी साहब का जलवा है तो थाची वैली, जो खासकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के लिए जी का जंजाल साबित होता रहा है, वहां पर एक तरह से ये कहा जाए कि विजयपाल का रुतबा भी कम नहीं कहा जा सकता तो गलत नहीं होगा। यानी सराज के भीतर भी कांग्रेसी राज के लिए बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं। चेतराम ठाकुर का जो इतिहास रहा है चुनावी जीत का, हार का, वो भी सबके सामने है। यानी यहाँ पर कांग्रेस को एक बार फिर खाली मैदान नजर आ रहा है, चाहे जिस मर्जी को उतार दे, जबकि बीजेपी के पास माइनस जयराम ठाकुर कोई और चेहरा न था, न है, न हाल फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा। अब बारी आती है करसोग की। यहाँ पर सियासी सोग जो है वो कांग्रेस के खाते में चला आ रहा है। यानी यहाँ पर भी कांग्रेस के लिए एक खुला मैदान है कि जिस मर्जी चेहरे को यहाँ पर उतार दे। एक दौर में सराज और जो करसोग हैं ये कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे, लेकिन आज न सराज में कोई कांग्रेस का अता पता है न ही करसोग में। यहाँ पर बीजेपी ने हीरालाल का टिकट काट दिया था। हालांकि आज भी हीरालाल सक्रिय सियासत में है, लेकिन वो रुतबा बीजेपी के पास खुद बीजेपी के आला नेताओं ने नहीं छोड़ा था जिसके हीरालाल हकदार थे। ऐसे में करसोग के भीतर अगर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए थोड़ी सी संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें कांग्रेस की अपनी कोई काबिलियत नहीं है। यहाँ पर बीजेपी की वजह से जो एक गैप पैदा हुआ है, जो खाई बनी है, उसके भीतर गिरना है या फिर उसको लांग जाना है, ये कांग्रेस का जो आगे वाला टेन्योर है, जो 2.5 साल बकाया बचे हैं, उसके भीतर नजर आएगा। नाचन, यहाँ पर सियासत का नाच कुछ ऐसा है कि पूरे आंगन पर, जो नाचन का आंगन है, उसके ऊपर बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस लगातार कई सालों से यहाँ पर अपनी किस्मत को कोसती हुई नजर आ रही है। यहाँ से मौजूदा विधायक हैं विनोद कुमार और विनोद कुमार की तूती लगातार 3 जो टेन्योर हैं उनमें बचती चली हुई नजर आ रही है। पिछली मर्तबा यह सब बीजेपी के ही रहे ज्ञान चुनाव में उतरे थे और हजारों वोट लेकर निकल गए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि कांग्रेस कई बार यहाँ पर टिकट बदल चुकी है, लेकिन एक भी चेहरा ऐसा क्लिक नहीं हुआ जो विधानसभा पहुंचकर विधानसभा के फोटोग्राफ में यहाँ का विधायक कांग्रेसी खाते से अपनी फोटो क्लिक करवा पाता। अब लास्ट में आती है धर्मपुर, और धर्मपुर वही है जहाँ पर कांग्रेस के साथ मतदाताओं ने धर्म निभाया, लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि अधर्म होने का जो बीजेपी के साथ तमगा लगा है वो बीजेपी की ही एक तरह से कहें कि जो फेलियर था वो रहा था। यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता महेंद्र सिंह ठाकुर का गढ़ माना जाता है और इस मर्तबा अगर ठाकुर महेंद्र सिंह के घर में टिकट के लिए क्लेश ना हुआ होता तो शायद 10वीं सीट भी भाजपा के पास होती और 10/10 का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर होता। ऐसे में जो मौजूदा दौर में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं उनकी टिकट भी 10 की 10 कायम रहेगी, लेकिन बीजेपी में कौन होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अभी तक के जो हालात हैं उसमें से एकदम ठीक उसी तरह से ठाकुर महेंद्र सिंह को हाशिए पर नहीं धकेला जा सकता जिस तरह से एक दौर में बीजेपी ने एक तय रणनीति के तहत ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हाशिए से बाहर फेंक दिया था। लेकिन चलते चलते एक बात और है जो मंडी के बाबत एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी जो है उसे बीजेपी के लिए माना जा सकता है। 2017 में जो चुनाव हुए थे उस वक्त
ये तय नहीं था कि यहाँ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे, क्योंकि उसी दौर में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नाम की घोषणा हो चुकी थी कि अगर सरकार बनती है तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो है वो प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, यानी वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन प्रोफेसर धूमल जिस तरह से कह रहा था या जिस तरह के आरोप हैं कि उन्हें हाशिए से बाहर धकेल दिया गया था, और उसके बाद हाशिए के अंदर केंद्र में खुद बीजेपी ने जयराम ठाकुर को बिठाया था, और ये 2022 के चुनावों में ये नारा लग गया था कि मंडी से सीएम है, मंडी से सीएम को बचाओ। मंडी ने कोई दो राय नहीं है कि 9 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी थी। लेकिन सबसे बड़ा तथ्य ये है कि 2017 के मुकाबले 2022 के जो चुनाव थे उसमें भाजपा का जो टोटल वोट बैंक है उसमें 6% की जो कमी थी वो यहाँ पर दर्ज हो गई थी। यानी ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए अगर मंडी इजी केक वॉक है तो ऐसा भी नहीं आंका जा सकता, क्योंकि मंडी के जो मंडियाल भाई हैं उनका जो कहें कि ऑरा है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। खैर, ये सारा जो एक तरह का निचोड़ है, ये सियासत का असली निचोड़ तो हम और आप लोगों के हाथ में होता है। हो सकता है कि हमारे इस आकलन में कहीं कोई चूक हुई हो। आपका आकलन क्या कहता है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।